Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss BSc second year previous year question paper explanation 2022 of physical chemistry. सेक्शन सी वाले पार्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं. ए बी पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी सेक्शन सी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं हमको 4 मार्क्स के, तो 5 4 20 मार्क्स का ये पेपर आता है. और पेपर तो 50 मार्क्स का आता है, बट सेक्शन सी वाला हिस्सा इतने का आता है. 8 क्वेश्चंस आते हैं, 8 में से सिर्फ 5 करने. पहला क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट हेज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन ऑल्सो. मतलब पहले आपको डिफाइन करना है स्टेट हेज लॉ. तो हम हेज लॉ पे बात कर लेते हैं कि हेज लॉ क्या होता है, और फिर आगे डिस्कशन करेंगे इसके एप्लीकेशन वगैरह पे. बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि करे कैसे. मैं वीडियो मुझे लगा था कि सब हो जाएगा. ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं डिस्कस कर ही चुका था सारे क्वेश्चन पेपर को, बट ऑनलाइन के लिए भी हम डिस्कस कर लेते. कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, हमने सोचा वीडियो बना करके यहीं से डिस्कस कर ले. वैसे कल ही पेपर है, मुझे लगा था हो जाएगा, बट हम अभी फ़िलहाल स्टार्ट कर लेते हैं. हेज लॉ. हेज लॉ क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं. कि माना कि मुझे ए से जेड बनाना था, एक स्टेप में बन गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया कोई, और हमने क्या करा, इस रिएक्टेंट से पहले बी बनाया, बी से फिर सी बनाया, सी से कहीं डी बनाया, और डी से फिर कहीं जा कर के जेड फॉर्म किया. तो बेसिकली एक स्टेप में लगने वाली हीट कैपिटल क्यू अलग अलग स्टेप्स में लगने वाली हीट्स के सम के इक्वल होती है. एक स्टेप में लगने वाली हीट कैपिटल क्यू अलग अलग स्टेप्स में लगने वाली हीट्स Q1 Q2 Q3 Q4 के सम के बराबर होती है. और इसीलिए इसे हेज या हेज लॉ तो है ही, हीट कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं. हीट कंजर्वेशन लॉ का मतलब आपकी हीट जो है वो क्या रहती है, आपकी पूरी कंजर्व रहती है, इसलिए इसे हीट कंजर्वेशन लॉ भी कह रहे हैं. अभी एक तो हेज लॉ क्या है वो हमने थोड़ा सा थियोरेटिकल वे में डिफाइन कर लिया. एक स्टेप में लगने वाली एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन वन स्टेप इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट्स रिक्वायर्ड इन डिफरेंट स्टेप्स इज कॉल्ड हेज लॉ. और इसका एक हम इसे हेज लॉ को अप्लाई करके हम कुछ और भी समझा सकते हैं, जो कि है बॉर्न हैबर साइकिल. बॉर्न हैबर साइकिल की बेसिस पर और हेज लॉ के बेसिस पर हेज लॉ का एप्लीकेशन भी हो जाएगा. एक एप्लीकेशन हम अलग से समझाएंगे. फ़िलहाल इस बॉर्न हैबर साइकिल से समझते हैं कि हमारे पास Na कोई सोडियम सॉलिड स्टेट में था, और हमारे पास हमने हाफ ऑफ क्लोरीन गैस लिया. हाफ ऑफ क्लोरीन मतलब क्लोरीन से क्लोरीन कर देंगे तो एक Na एक Cl लिया, और NaCl का फॉर्मेशन कर दिया, जिसे आप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कह रहे हैं. और ये क्योंकि सॉलिड स्टेट में बन रहा है तो NaCl के 1 मोल का क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है. अब दूसरा तरीका कि हमने इसको क्या किया, सॉलिड से इसको प्रोवाइड किया हमने सब्लिमेशन एनर्जी. सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है, किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रोसेस को सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं. फिर हमने इसको प्रोवाइड किया आयनाइजेशन पोटेंशियल. आप समझते हो IP का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर इसकी ज़िंदगी से निकाल दिया. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो अब सोडियम Na+ बन गया. तो किसी एटम के आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं. और ये अब कैटायन फॉर्म हो चुका है. ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, हमने इसे हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड किया. और ये जो है वो क्लोरीन बहन अपनी एटमिक फॉर्मेट में आ गई, और इसे कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड करी है आपने. फिर हमने इसे दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जब हम इसे इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे क्लोरीन बहन को, तो ये बन जाएगा Cl- गैसियस फॉर्म में. Na+ गैसियस फॉर्म में, Cl- गैसियस फॉर्म में आपस में मिलकर के 1 मोल ऑफ NaCl का क्रिस्टल बना रहे हैं. 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इज फाउंड बाय द समेशन ऑफ अपोजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस दैट रिक्वायर्ड एनर्जी कॉल्ड लैटिस एनर्जी. इस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं. मतलब लैटिस एनर्जी क्या है, किसी भी क्रिस्टल के 1 मोल को अपोजिटिवली चार्ज गैसियस आयन से बनाने के लिए रिक्वायर्ड ऊर्जा को क्या कह रहे हैं, लैटिस एनर्जी कह रहे हैं. और Na और Cl डायरेक्ट मिल करके ये बना रहे थे, तो इनको बनाने के लिए जो एनर्जी लगी हम उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं. अब यहाँ पर ये बॉर्न हैबर साइकिल है, जो साइकिल में आपने इतनी प्रोसेस बताई, चाहे आपने एक स्टेप में NaCl बनाया, चाहे आप NaCl बनाने के लिए आपने इतना सारा काम करके बनाया. तो एक स्टेप में लगने वाली एनर्जी, अलग अलग स्टेप्स में लगने वाली एनर्जी के एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन IP, हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
और प्लस लेटिस एनर्जी है। तो ये लाइन आप किस बेसिस पे लिख पाए? हेज लॉ से। हेज लॉ से क्यों कैसे लिख पाए? क्योंकि हेज लॉ आपका क्या कह रहा था? एक स्टेप में लगने वाली एनर्जी अलग अलग स्टेप्स में लगने वाली एनर्जीज़ के सम के इक्वल होती है, यही हेज लॉ है। और हेज लॉ को एक आध लाइन में आप डेफिनेशन में डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। और एक और एप्लीकेशन पे बात करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बना करके। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस पे पेपर में प्रीवियस ईयर में ऐसे आया था, डायरेक्ट नाम से पूछा हुआ है, लॉ को समझाओ। कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और वैसे भी बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो कई बार को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को ये है कि सर बड़ा कैसे करें, छोटी सी लाइनों को 2 लाइन में डेफिनेशन खत्म हो जा रही है, फिर हम उसे बड़ा कैसे करें। तो उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब उसमें एक्स्ट्रा कुछ बड़े मार्क्स के करने के लिए आपके पास यही है कि आप उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन आप रखते हैं, कितनी पढ़ाई आपने करी है, और उसी से उसको बड़ा किया जा सकता है। फिलहाल नेक्स्ट इसी का ही हम एक क्वेश्चन बना करके कर रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के बनाने की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सपोज वैसे तो फिक्स आती है, मैं इसे x जूल मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 सपोज y जूल है, x y z कुछ भी हो सकता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O वो भी गिवन है, जो कि सपोज z जूल है, जूल है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन आपको कैलकुलेट करना है। अब यही दिया है, क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं, एक्चुअली ये नहीं दिया होता। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन आपको कैलकुलेट करना है। तो इनकी हेल्प से आपको पहले इक्वेशन प्रिपेयर करनी होती है और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करके आगे बढ़ना होता है। तो पहली बात तो बेंजीन को कंबस्ट करना है। कंबशन का मतलब होता है, बेंजीन का फॉर्मूला पहली बात होता है C6H6। कई बार तो वो रिएक्शन लिख के देता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बना के पूछे तो आपको डायरेक्ट जवाब भी देना होगा। अभी फ़िलहाल बेंजीन का कंबशन करना है, तो कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये ध्यान रखना। और कोई भी हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं, उनका कंबशन करते हैं तो CO2 और H2O गैस रिलीज़ हो जाती है। तो यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन के कितने 6, हाइड्रोजन के कितने 6, अब ऑक्सीजन के कितने हो रहे हैं 12 और 13 3 15 हो रहे हैं 15। हम इसे 15 बनाने के लिए 15/2 O2 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 पढ़ लेते हैं। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो लगा, फूंकने में जो एनर्जी लगी, बेंजीन को फूंकने में जो एनर्जी लगी वो कितनी लगी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? x जूल लगी है, हम इसे x पढ़ लेते हैं। फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 को फॉर्म करना है, तो C और O2 मिल करके CO2 फॉर्म कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। और इसको बनाने के लिए जो फॉर्मेशन लगा है CO2 के लिए वो कितना लग रहा है y जूल, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। अब तीसरी बात, इसने H2O को फॉर्म करना है, H2 + ½ O2 गिव्स H2O, इसको इक्वेशन नंबर 3। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज गिवन Z जूल दिया हुआ है। और इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको ये तो नहीं चाहिए, हमको तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन चाहिए। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन को हम क्या लिख लेंगे? ये तो कंबस्ट है, फूंक रहा है, C6H6 फूंक जा रहा है, दहन हो जा रहा है। इसको फॉर्मेशन के टर्म में मैं 1 को ऐसे लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, या इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन। हम किसके टर्म में लिखना चाह रहे हैं इसको? फॉर्मेशन के टर्म में, जबकि अभी किसके टर्म में? कंबशन के, फूंकने के टर्म्स में, और इसको फॉर्मेशन के टर्म में लिख रहे हैं। तो हम इस रिएक्शन को उल्टा कर लेते हैं, तो ये बनेगा आपका 6CO2 + 3H2O गिव्स C6H6 + 15/2 O2। ये हो गई आपकी रिएक्शन। इसको इक्वेशन नंबर 3 था, वैसे तो 1 ही है, उल्टा करके लिख देंगे। और इसकी जो एंथैल्पी, अब क्योंकि बेंजीन फॉर्म हो रहा है, तो बेंजीन के लिए जो फॉर्म होने के लिए या इस रिएक्शन के लिए फॉर्मेशन में जो एनर्जी लग रही है उसकी वैल्यू लिखेंगे -x जूल। तो -x जूल आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब रिएक्शन पलट जाती है तो जो एक्सो रहा होगा वो एंडो हो जाता है, जो एंडो है वो एक्सो हो जाता है, इसलिए ये सब हो रहा है। और मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ आगे बढ़ा करके लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। तो देखो
बड़े मार्क्स के क्वेश्चन लगाने के लिए आपको आना चाहिए, क्वेश्चंस तक याद कर लो कि बड़ा कैसे किया जाए, आराम से बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे बेंजीन फॉर्म करना है, हम बेंजीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसकी हेल्प से, क्योंकि ये मेरे को गिवन था, ये हमने -x XYZ 100 200 300 500 कुछ भी हो सकता है, वैसे तो डेफिनेट आता है, मैं इसलिए वैल्यू एग्जैक्टली नहीं लिखा, XYZ मान लिया, मुझे याद नहीं है, तो एक क्वेश्चन बना करके लिखा जा सकता है। अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें, इस इक्वेशन से हमको बेंजीन का फॉर्मेशन करना है। अभी यहाँ पे इस ऐसी रिएक्शन में हमको ये देखना होता है कि जैसे यहाँ पे 6 CO2 है, तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो इस 6 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो जब मैं ऐड करूँगा तो इस CO2 से CO2 कैंसिल हो जाना है, और यहाँ पे H2O के 3 हैं, तो इस इक्वेशन को 3rd से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, नाउ इक्वेशन नंबर 2 इंटू 6 एंड इक्वेशन नंबर 3rd इंटू 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3rd में 3 करूँगा तो 3H2O बन जाएगा। ये सोच के हमने कुछ किया है, बाकी बातें क्वेश्चन के बाद समझ में आएगी। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी बताओ, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारी 6C प्लस 6H2 गिव्स 6 CO2, और ये जो वैल्यू है इसकी एंथैल्पी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 6y जूल। फिर हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3H2 प्लस 3/2O2 गिव्स 3H2O, और इसकी एंथैल्पी जो लगेगी 3 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगी 3Z जूल। और इसके बाद इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, इसको तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये ऐसी का ऐसी नोट कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3rd इम्प्लाइज दैट, और ये हमारे लिए इसको हमने इक्वेशन 4th मान लिया, तो इक्वेशन 4th इम्प्लाई इक्वेशन 4th ही है एक्चुअली। तो 6 CO2 प्लस 3H2O गिव्स C6H12 प्लस 15/2O2 इज इक्वल टू, जो कि इसकी एंथैल्पी जो है वो है हमारी -x जूल। अब XYZ की वैल्यू अगर दी हो 100 200 300 500 तो सॉल्व किया जा सकता है। नाउ ऑन एडिंग, सबको ऐड कर लेंगे, ऑन एडिशन करेंगे तो क्या क्या ऑर्डर है, जो 3H2 से 3H2 निकल लो, 6 CO2। अच्छा एक चीज़ और देखो, बेंजीन तो यहीं फॉर्म हो गया था, तो बेंजीन के फॉर्मेशन की एनर्जी चाहिए थी, तो वैसे तो यही आंसर हो जाता, लेकिन एक्चुअली इस बेंजीन में क्या भी फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन, हमें जो चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सिर्फ बेंजीन बनने में क्या एनर्जी लगी है वो बताना है, इसको बनाने में भी कितनी एनर्जी लगी है वो नहीं बताना, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ जाते हैं, तो अब क्या क्या बच रहा है हमारे पास, 6C प्लस 3H2 और प्लस, हाँ ऑक्सीजन देखना जरा यहाँ से, ओ से ओ कट जाएगा, 12 ये है और 3 ऑक्सीजन ये है, 15 और 15 ऑक्सीजन ये है, इससे ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो 6C प्लस 3H2 गिव्स C6H6 ये बन जाएगा। और टोटल एंथैल्पी जो आने वाली है वो कैसे आनी है, इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इसके प्लस इसके सम से, जो कि ओवरऑल आंसर आ जाएगा हमारा 6C प्लस 3Z माइनस x, और XYZ की वैल्यू अगर 100 200 300 कुछ दी होती, वैल्यू पुट करते एग्जैक्ट आंसर आ जाता। तो ये सब भी हम इसके एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं, और ऐसे कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो हेज लॉ पे हमने क्वेश्चन कर लिया, अब तो लग रहा होगा कि 4 नंबर में हो ही जाएगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम, फेज डायग्राम पे डिस्कशन करना है। बिस्मिथ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ड्रॉ अ लेबल्ड फेज डायग्राम ऑफ बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम एंड डिस्कस इट्स सैलिएंट फीचर्स, मतलब इसके बारे में बताना है, कुछ और कुछ स्पेशल नहीं है। एक्चुअली ये फेज़ इक्विलिब्रियम यूनिट का क्वेश्चन है, और फेज़ इक्विलिब्रियम में हमने बात करी थी। कई बार ऐसा होता है कि मैं इसे तो वैसे तो और भी बड़ा दिया हुआ है, मैं इसे शॉर्ट में समझा दूंगा, बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा आप लोगों को, बट उससे पहले कुछ चीज़ें हमारे चैप्टर में क्लियर करनी पड़ेगी, जो मैं अभी यहीं पे बता दूंगा कि क्वेश्चन बड़ा करने के लिए कैसे करें। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिथ कैडमियम नाम से क्लियर है कि भैया इसमें बिस्मिथ भी है और कैडमियम भी है, तो इट इज़ अ 2 कंपोनेंट सिस्टम, क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट है, बिस्मिथ और कैडमियम। तो बेसिकली इट इज़ अ 2 कंपोनेंट सिस्टम, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम, मैं इस पॉइंट को ए पढ़ लेता हूँ, इसको ओ पढ़ रहा हूँ, और इसको बी पढ़ लिया हमने। तो दिस कर्व स्टार्ट दिस, ऐसे लिखेंगे, ऑन प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम वी गेट 2 कर्व्स AO एंड BO, 2 कर्व मिले हैं AO और BO एंड 1 ट्रिपल पॉइंट। पर यहाँ जब 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात करते हैं तो हम उसे ट्रिपल पॉइंट नहीं कहते, 1 कंपोनेंट सिस्टम में हम ट्रिपल पॉइंट कहते थे,
लेकिन यहाँ पर ओ वाले पॉइंट को हम यूटेक्टिक पॉइंट्स कहते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। और इस यूटेक्टिक पॉइंट है तो हमारे इन ऑन प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर बिस्मथ कैडमियम सिस्टम वी गेट 2 कर्व्स एंड 1 ट्रिपल पॉइंट ओ। तो हमें इन एक एक करके इन्हीं को डिफाइन करना है। और 2 कंपोनेंट सिस्टम इवन ज़्यादा आसान होता है। बाकी 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट ये सब क्या है, तो फेज़ इक्विलिब्रियम पर मैंने वीडियो बनाया होगा, पूरा जा करके वहाँ पे उसे देख सकते हैं। तो कर्व ए ओ, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, दिस कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट विच इज़ आ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, ये बता भी सकते हो कि जो कि कितना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर बिस्मिथ। यहाँ पे प्योरली बिस्मिथ है, लेकिन यहाँ पे जब बिस्मिथ को कैडमियम वगैरह के साथ मिला रहे हो या इससे ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तो मेल्ट हो जा रहा है बिस्मिथ, और बिस्मिथ मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में मेल्ट होगा तो भैया पिघल के लिक्विड में बदलेगा। तो इधर की तरफ, ऊपर की तरफ लिक्विड वाला पोर्शंस भी हैं इधर की तरफ, और बिस्मिथ के साथ साथ कैडमियम की अमाउंट बढ़ती जा रही है। यहाँ 100% कैडमियम है, और कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट भी बता सकते हो 321 डिग्री सेंटीग्रेड। और इधर की तरफ जब आ रहे हो तो कैडमियम में धीरे धीरे बिस्मिथ मिला रहे हो, इधर जा रहे हो तो बिस्मिथ में धीरे धीरे कैडमियम मिला रहे हो, तो अब ये मिक्सचर बनता चला जा रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व बोलो या फ्रीजिंग पॉइंट कर्व भी कह सकते हैं। फ्रीज बोलो या कि इससे कम टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहा है या ऊपर जाने पर मेल्ट हो जा रहा है, तो फ्रीजिंग कर्व या मेल्टिंग कर्व कुछ भी कहा जा सकता है। दिस कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट विच इज़ अ मेल्टिंग कर्व ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर बिस्मिथ ऑन इफ वी एड ऑन एडिंग कैडमियम in a small amount continuously, then its melting point curve decreases या freezing point curve decreases, and in this curve two phases are in equilibrium। इसमें 2 फेज इक्विलिब्रियम पर है, एक तो मेल्ट होकर के जो लिक्विड फॉर्म बना है, और दूसरी साइड यहाँ दिखा रखा है कि इसके इधर सॉलिड बिस्मिथ है। तो बेसिकली 2 फेज सॉलिड बिस्मिथ एंड लिक्विड फेज जो मेल्ट होने के बाद आई है, वो आपका क्या है, 2 फेज इक्विलिब्रियम पर है। ये सॉलिड बिस्मिथ है और दूसरा आपका लिक्विड फॉर्म में जो है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू रिड्यूस फेज रूल, कौन सा फेज रूल, नाउ अकॉर्डिंग टू रिड्यूस फेज रूल। तो रिड्यूस फेज रूल 2 कंपोनेंट सिस्टम पर लगता है। फेज रूल का फॉर्मूला ये है, और रिड्यूस फेज रूल का फॉर्मूला C-P+1 होता है। तो एक्चुअली इन्हीं को डिफाइन करना होता है, क्योंकि मैंने कहा था बड़े मार्क्स में आया है तो हम बड़ा कैसे करें, क्योंकि ये तो 2-3 लाइन में ख़त्म हो जाएगी हमारी कहानी। तो बेसिकली कंपोनेंट 2 कंपोनेंट है एक्चुअली में, उसमें कितनी चीज़ें प्रेजेंट है, फेज कितनी फेज उसमें पाई जा रही है, सॉलिड लिक्विड गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन की संख्याएं हैं। जैसे इस तरफ हम टेम्परेचर वगैरह दिखा रहे हैं और इस तरफ हम कंसंट्रेशन देख रहे हैं, अमाउंट देख रहे हैं कि बिस्मिथ कितना है या ये कितना है। तो ये ग्राफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बीच खींचा गया है। तो टेम्परेचर या कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर सकता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को प्रेजेंट कर रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेज और कंपोनेंट, इनको डिफाइन कर लेंगे, जो मैंने फेज डायग्राम वाली, फेज इक्विलिब्रियम वाली यूनिट में डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो फिलहाल हम अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट। हमें पता है 2 कंपोनेंट सिस्टम है, यहाँ पर कितनी फेज इक्विलिब्रियम पर है, 2 फेज प्लस 1 अप्लाई कर रहे हैं, F=1। वैसे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 2 चीज़ों पे डिपेंड करनी चाहिए, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर, लेकिन इस कर्व पर जो वो डिपेंड कर रही है वो सिर्फ कितने पे डिपेंड कर रही है, किसी एक फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। तो ये ऐसे करके हमने कर्व AO को डिफाइन कर लिया, बहुत सिंपल सा है। इसी तरीके से कर्व BO को डिफाइन कर लेंगे। दिस कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम B पॉइंट विच इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर कैडमियम ऑन एडिशन bismuth into it in a small amount continuously, then its melting point curve will be decreases, and in this curve 2 phases are in equilibrium। कौन कौन सी 2 फेज हैं, वो सॉलिड कैडमियम एंड लिक्विड, 2 फेज आर इन इक्विलिब्रियम पर होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू फेज रूल, फेज रूल लगाएंगे, फेज भी नहीं, रिड्यूस फेज रूल कहते हैं, जो कि F=C-P+1 होता है। 2 कंपोनेंट सिस्टम में फिर से 2 फेज इक्विलिब्रियम पर है, और 2 फेज मतलब सॉलिड लिक्विड गैस फेज, 2 से 2 कैंसिल, फिर 1। इसका मतलब इस कर्व पर भी वो सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम या एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर या फिर कंसंट्रेशन में से जनरली टेम्परेचर पर। और फिर बारी आती है यूटेक्टिक पॉइंट की। यूटेक्टिक पॉइंट O से डिनोट किया है हमने, यूटेक्टिक पॉइंट O को डिफाइन कर देंगे। एट दिस पॉइंट 3 फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, एक तो सॉलिड बिस्मिथ, सॉलिड कैडमियम और लिक्विड। तो सॉलिड बिस्मिथ, सॉलिड कैडमियम
and liquid. 3 phases are present in equilibrium. Now according to reduced phase rule F equal to C minus P plus 1. 2 कंपोनेंट सिस्टम है, आप ही कह रहे हैं 3 फेज इक्विलिब्रियम पर है तो 3 लगाएंगे. ट्रिपल पॉइंट वहाँ पे इसलिए बोलते थे क्योंकि 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है. आगे बढ़ाएंगे तो 2 + 1 3 - 3 कितना आ गया 0. तो सिंपली 0 आने का मतलब ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. बस यही है आपका ये वाला फेज डायग्राम. मैंने आपको जब मतलब ऑफलाइन में क्लासेस में पढ़ाया तो मैंने लेड सिल्वर के लिए पढ़ाया है, कुछ अंतर नहीं है. लेड और सिल्वर बनाना होता है, यहाँ कैडमियम और बिस्मथ है, सेम टू सेम ये दोनों डायग्राम एक जैसे ही हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें. बाकी कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. फिलहाल पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं. व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है उसे समझाना है आपको. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को समझाने के साथ साथ आपको क्या बताना है, इसे हाउ कैन वी ऑब्टेन इट फ्रॉम कंडक्टेंस मेजरमेंट. कंडक्टेंस से इसे कैसे मेजर करा जा सकता है. तो आप लोग बड़ा करने के लिए कहानी शुरू करना है यहाँ से. इलेक्ट्रोलाइट्स, दो सब्सटेंस विच कैन डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस completely or partially in molten state or in a solvent form or in addition with solvent, that type of substance called electrolyte. जो भी चीज़ें अपने आयंस में ब्रेक हो जाती है उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, चाहे वो कम्प्लीटली टूटे चाहे वो पार्शली ब्रेक हो, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. स्ट्रॉन्ग एंड वीक, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, क्योंकि उनको टूटना तो पड़ेगा, क्योंकि टूटेंगे नहीं तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाने लायक नहीं होंगे. तो चाहे कम्प्लीटली टूट जाते हैं चाहे पार्शियली टूट जाते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. जो कम्प्लीटली टूट जाते हैं उनके एग्जाम्पल बता देना बड़ा करने के लिए. HCl, H2SO4, NaOH, KOH. आपको दिखता होगा कि ये H+Cl नेगेटिव में टूट जाता है, NaCl लिख रहे हैं, Na+Cl नेगेटिव में टूट जाता है. तो जनरली ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट्स है, जो कि सब अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं. तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है, और देखने पे समझ में आता है कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स ही इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. बारी आती है वीक एसिड्स वालों की, वीक इलेक्ट्रोलाइट की. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में CH3COOH, H3PO4, NH4OH बेस, AgCl, AgBr ऐसे सॉल्ट जो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं. तो एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स ही हैं ये भी. तो ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, इन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे डिफाइन किया जाता है. और स्ट्रॉन्ग और वीक के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो भी आया नहीं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो मेन टॉपिक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे डिफाइन करते हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, the ratio of number of electrolytes dissociate into its ions with the ratio of total number of electrolyte called degree of dissociation denoted by alpha. तो ये डेफिनेशन होती है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे HCl ब्रेक हुआ H+ और Cl नेगेटिव में, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला जाएगा कि 100, अगर सपोज इसके 100 मॉलिक्यूल थे या 100 पार्टिकल थे तो टूटे कितने. स्ट्रॉन्ग है तो कम्प्लीटली टूट गए होंगे, और थे भी कितने 100, कट के कितना आ जाएगा 1. तो याद भी रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 के बराबर होती है. जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई एग्जाम्पल लें तो ऐसे समझेंगे, अगर ये ब्रेक हुआ तो ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है. ऐसे समझते हैं कि अगर ये 100 पार्टिकल थे तो 100 में से सिर्फ 70 ही अपने आयंस में ब्रेक हो रहे हैं. तो कितने ब्रेक हो रहे हैं, सपोज 70, और टोटल कितने थे 100. तो आंसर आया हमारा 0.7, जो कि 1 से छोटा है. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 से छोटी आती है, क्योंकि ये नंबर छोटा रहने वाला है ऊपर वाला, और हमेशा नीचे वाला नंबर बड़ा रहेगा. तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं तो 1 से छोटा आता है. तो एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. ये तो हो गई छोटी मोटी डेफिनेशन की बात. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ऐसा इसका सेकंड क्वेश्चन है. तो अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है λm/λ0m. ये क्या होता है और ये क्या होता है, इन दोनों को भी डिफाइन करो. इसे कहते हैं मोलर कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिकल सेल होता है जिसमें दोनों
एनोड कैथोड की प्लेट्स एक साथ पड़ी होती हैं, प्लेट्स होती हैं एक्चुअली, ये रॉड नहीं है, प्लेट्स हैं। और यहाँ पर हमने सपोज NaCl या कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, करंट डाला, ये अपने आयन में ब्रेक हुआ और अपोजिट एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव, अपोजिट आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और जा करके यहाँ इन पर चिपक जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी या कंडक्टेंस पैदा होती है वो आयंस के मूवमेंट की वजह से होती है। तो क्योंकि कोई चीज़ कितने आयंस में टूटी, और आयंस टूटना ही काफ़ी नहीं है, ढीठ की तरह बैठ गए, आयंस का मूवमेंट करना भी ज़रूरी है। जब अपोजिट आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो करंट या कंडक्टेंस पैदा करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल की वजह से जो करंट पैदा होती है उसी को मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। अ कंडक्टेंस इज डेवलप्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। और मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डायल्यूशन को कॉल-रॉस लॉ से समझा सकते हैं। किन से? कॉल-रॉस लॉ से। तो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, आप इसे डिफाइन करो और इसे डिफाइन करो। तो कॉल-रॉस लॉ ने क्या क्या कहा उसे समझते हैं थोड़ा सा, तभी उसी के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिलहाल ऐसे मिटाने वाला हूँ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कॉल-रॉस ने 2 बातें कही कि इन्होंने कहा कि माना सपोज कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaCl और ये टूट रहा है Na+ और Cl नेगेटिव, तो इसमें जो करंट आ रही है वो इसकी वजह से नहीं है, इसकी वजह से है। क्योंकि अगर ये जा कर के नीचे जाके प्रेसिपिटेट बना दे, आयंस में ही ना टूटे, तो करंट पैदा नहीं होगी, आयंस की वजह से करंट पैदा होती है, वो भी उसमें कैटायन और उसके एनायंस की वजह से। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल की वजह से जो करंट हो रही है पैदा, वो मोलर कंडक्टेंस, और यही इन्फिनाइट डायल्यूशन पर पैदा जो होती है वो भी क्या होता है इन्फिनाइट, वो भी बताते हैं। इन्फिनाइट डायल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और इस इलेक्ट्रोलाइट के एनायन के इन्फिनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस के सम के इक्वल होता है। इसे कॉल-रॉस लॉ कहते हैं। दूसरा कॉल-रॉस लॉ ने ऐसे समझाया, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस b√c। नॉट मतलब इन्फिनिटी भी है, ये एक रिलेशनशिप बताया। y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c जैसा इक्वेशन है। अगर मैं कंपेयर करके इसका ग्राफ बनाऊँ तो मेरा ग्राफ ऐसा आएगा। इधर y की जगह हमने y एक्सिस पर क्या ले लिया, लैम्डा m, x एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, √c। तो मैथमेटिक्स की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से स्लोप नेगेटिव में तो ऐसा जाता, पॉजिटिव में आता तो ऐसे ग्राफ जाता है। और इस पॉइंट को इंटरसेप्ट कहते हैं, जो कि c है, जो कि किसके बराबर है, लैम्डा नॉट m। तो वो ये कह रहा है कि इधर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन आप इधर आ रहे हो तो डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो या कंसंट्रेशन कम कर रहे हो। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है तो आयंस ज़्यादा से ज़्यादा टूटेंगे और कंडक्टेंस भी ज़्यादा पैदा होगी, और मैक्सिमम कंडक्टेंस जो आती है उसी को लैम्डा नॉट m कहते हैं। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट मिलाया आपने, NaCl मिलाया, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, ये 0 चम्मच, -1 चम्मच -2 चम्मच का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है। तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस जिस पॉइंट पे आती है उसी को मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कह देते हैं। तो इन सब को डिफाइन करके मोलर कंडक्टेंस क्या है वो बता दिया, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर क्या है वो ग्राफ पर अगर ऐसे समझा देंगे, और इसी के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। और बाकी मैंने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ाया है, उसका स्टार्टिंग में जहाँ कंडक्टेंस से लेकर के 7-8 फॉर्मूले पे बात करी है, जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलिटिकल सेल को डिफ़ाइन किया पूरा, वहाँ से ये सारा मामला निपट सकता है, ये वाला क्वेश्चन है। तो होप समझ में आ रहा होगा, बाकी मैंने कराया हुआ है क्लासेस वगैरह में भी, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और रह गया कि जब हमने कॉल-रॉस लॉ को आपको बताया तो कॉल-रॉस लॉ में हमारा ग्राफ ऐसे बनाया हमने, ये पॉइंट लैम्डा नॉट m कहला रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये जो ग्राफ है वो स्ट्रॉन्ग का है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे जाता है, तो लैम्डा नॉट m वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं आता है। बट जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं कैटायन एनायन वाले फॉर्मूले से, तो उससे लैम्डा नॉट m कैलकुलेट किया जा सकता है, तो वो लैम्डा नॉट m निकाल सकते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इनके बीच रिलेशनशिप को डिराइव करना है। तो डिराइव करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। तो हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है कंडक्टेंस से, इसे डिनोट करते हैं जी से। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं। सर्किट पर जो रेजिस्टेंस लगता है, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतनी कम फ्लो होगी, रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। हमारे घरों पे जो सिस्टम बिठाए गए हैं या जो हमने कनेक्शन लिया है, बाहर तो 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। अगर उतना करंट आपके बल्ब को जैसे 0 या 5 वॉट चाहिए, उतना से ज़्यादा मिल जाएगा तो सारे फ्यूज़ उड़ जाएंगे, सब जगह के सब सारे बल्ब फूट जाएंगे। तो रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है करंट उतनी कम फ्लो होती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब बाकी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कह रहे हैं। इसकी यूनिट ओम, ये बन जाएगा ओम इनवर्स, या मो भी कहते हैं, या ओम इनवर्स भी कहते हैं, या साइमन भी कहते हैं। ये तो है कंडक्टेंस। फिर आती है बारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, जिससे रिलेटेड सवाल है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, इसे डिराइव करने के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस को पहले इसे समझ लेते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिकल सेल है। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में एक ही बीकर में दोनों रॉड होती हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर निगेटिव। इलेक्ट्रोलाइट भरा है, वो भी मैंने समझा दिया। किसी सर्किट पर लगने वाला रेजिस्टेंस, एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया, मैंने नहीं किया, जिन्होंने किया है उनके बेसिस पर मानते हुए चल रहे हैं। जिसने जिस एक टॉपिक पर जैसे किसी साइंटिस्ट ने 5, 10, 15 साल लगाए, तो मुझे उन पर भरोसा है कि मुझसे तो ज़्यादा ही जानते होंगे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या पाया कि किसी सर्किट पर लगने वाला रेजिस्टेंस R प्लेट्स की दूरी L के प्रोपोर्शनल और प्लेट्स के एरिया, जो प्लेट का एरिया है, उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को लगा रहे हैं रो। इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/ρ इंटू R 1/r इंटू L/A। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको कप्पा से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी भी कहते हैं इसको। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो ये रिलेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच। और सेल कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं, देखो ये एक बीकर है, सेल है, इसमें मैंने NaCl भरा, पलट दिया, KCl भरा, पलट दिया, NaOH भरा, पलट दिया, HCl भरा, पलट दिया। मैं कुछ भी भरता रहूँ, कुछ भी पलटता रहूँ, तो ये L और ये एरिया क्या रहने वाला है, हमेशा सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और जब वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए उसे सेल का सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस की यूनिट होती है आपकी साइमन। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ओवरऑल बन जाती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अभी भी हमारा सवाल नहीं आया है। अभी हमें किसके बीच रिलेशनशिप चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच। तो क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए सब कर रहे थे। अभी हम अपने टॉपिक पर नहीं आए हैं जो हमें पढ़ाना है। हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नॉर्मेलिटी से रिलेटेड होता है, तो हमको कभी नॉर्मेलिटी भी समझ नहीं आई। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी हम एक ट्रिक से करेंगे फिलहाल। फिर अभी बताया था मोलर कंडक्टेंस, एक मोल की वजह से जो करंट पैदा हो रही है उसे मोलर कंडक्टेंस। फॉर्मूला होता है कप्पा बाई CM। कप्पा क्या होता है वो भी बता दिया आपको प्रूफ करके। CM कुछ नहीं है, मोलर कंसंट्रेशन है। तो लैम्डा M का फॉर्मूला ये होता है। तो बेसिकली हम कभी नॉर्मेलिटी निकालते थे, तो नॉर्मेलिटी निकालते थे Z फैक्टर इंटू मोलैरिटी से। हम मोलैरिटी जानते हैं, मोल जानते हैं, इक्विवेलेंट नहीं जानते हैं, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को नॉर्मेलिटी कहते हैं, मोल पर लीटर को मोलैरिटी कहते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालेंगे, वो बैलेंस करेगा Z। तो जैसे सपोज HCl है, ये कैसे ब्रेक हो रहा है, H+Cl नेगेटिव। इसमें कैटायन कितने हैं, 1, तो Z वैल्यू 1। यही ग्राम इक्विवेलेंट को बैलेंस कर देता है। CaOH का होल ट्वाइस कैसे ब्रेक हो रहा है, Ca+2 + 2OH नेगेटिव। इसमें कैटायन कितने हैं, 2, तो Z वैल्यू 2। AlCl3 की बात करें तो कैसे ब्रेक होगा, Al+3 + 3Cl नेगेटिव, Z वैल्यू 3। तो Z की वैल्यू कैटायन की संख्याएं हैं जो कि Z है, तो उसके बेसिस पे निकालेंगे। तो नॉर्मेलिटी निकालते थे तो Z इंटू मोलैरिटी कर देते थे, मोलैरिटी पता है तो Z फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रिलेशन ये है कि लैम्डा M इज इक्वल टू Z इंटू लैम्डा EQ, ये रिलेशनशिप होता है।
अब जब हमको ये पता है ये रिलेशन होता है तो हम मोलर कंडक्ट कभी भी ये नहीं निकालेंगे, z से मल्टीप्लाई करके या z से डिवाइड करके हम लैम्डा EQ कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे लैम्डा m इक्वल टू ये रिलेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और लैम्डा m के बीच, और लैम्डा m हम जानते क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं कुछ फर्स्ट एंड सेकंड। तो लैम्डा m की जगह लिख देंगे z इंटू EQ इक्वल टू कप्पा बाई CM, और लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा बाई CM इंटू Z, जहाँ पे Z कैसे आएगा, Z कैसे आता है, Z वैल्यू डिपेंड करेगा ऐसे कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में कैटायंस की संख्या कितनी है। तो आपने इनके बीच रिलेशनशिप को प्रूव करना था, बताना था, सबको डिफाइन कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो खूब कुछ समझ में आया होगा, और सबकी डेफिनेशन बताते हुए चलना है जिससे क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर सके। बाकी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन हाउ pH ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग गैस इलेक्ट्रोड्स। तो गैस इलेक्ट्रोड्स हमारे पास हाइड्रोजन SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और एक ये है क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या, इसी के बेसिस पर हम pH VH भी कैलकुलेट किया जा सकता है। एक इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बेसिस पे भी किया जा सकता है। मैं इसी को पकड़ के चल रहा हूँ, ग्लास इलेक्ट्रोड। तो इसमें एक ग्लास का ट्यूब है, इसमें मरकरी भरा हुआ है, Hg2Cl2 का पेस्ट भरा हुआ है, KCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर, और इसे ग्लास में बंद करके रख दिया, और ये हाफ सेल बन गया। इस हाफ सेल को कनेक्ट करके किसी दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करके पूरा सेल भी बनाया जा सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि आपका ये है क्यूनॉन है, कीटोन वाले ग्रुप है, इसका हमने रिडक्शन करा दिया, तो एक H इसको और एक H इसको मिल जाएगा। तो ये कहीं कुछ इस तरीके का बन जाता है, इसे कहते हैं क्यूनॉल। तो इस क्यूनॉन को Q बोल रहे हैं, H2 से रिएक्ट करा करके QH2 बन रहा है। तो बेसिकली रिएक्शन कैसे हो रही है, क्यूनॉन प्लस रिडक्शन गिव्स QH2, हाइड्रोक्यूनॉन, इसको कह रहे हैं हाइड्रोक्यूनॉन। वही क्यूनॉन मिल करके हाइड्रोक्यूनॉल बना रहा है, सॉरी क्यूनॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोक्यूनॉल या क्यूनॉल ही कह देते हैं सिंपली। तो रिएक्शन पे अगर हम बात करें तो इसकी रिएक्शंस करवाने की कोशिश करें तो किस किस तरीके से रिएक्शन होती है उसे समझना होता है, और उसके बाद आपका हम pH VH भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बस इतना ज़रूर ध्यान रखें कि हम बचपन से जानते हैं, जब हमने कभी pH पढ़ा होगा तो pH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ का कंसनट्रेशन। अगर मेरे को H+ का कंसनट्रेशन मिल जाए तो मेरे को pH भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही हमको यहाँ पर करवाना है। तो हम यहाँ पर कैथोड मान लेते हैं कि ये हाफ सेल कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, और कैथोड पर किस तरीके से रिएक्शन हो रही है उसे समझते हैं। तो Q + 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वैसे भी जितने हाफ सेल हैं वो रिडक्शन के टर्म में होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको पता चलता है, और बेसिकली आपका फॉर्मेशन हो जाएगा QH2। नाउ इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए हम EMF निकाल रहे हैं। EMF का फॉर्मूला होता है E0 - 0.0591/n। n जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये है log CD/AB। CD मतलब QH2/Q और H+ की पावर 2, इसका कोफिशिएंट ये है, इसकी पावर 2 हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। E = E0। वैसे तो E0 की वैल्यू क्यून हाइड्रोन के लिए फिक्स रहती है, उसे E0 ही पढ़ रहे हैं अभी, जो भी होगी वो लिख देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 0. वैसे 2 से भी डिवाइड नहीं कर लेते, इसको ऐसे रहने देते हैं, ऐसे कर लिया। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, मतलब इसको चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे साइन बदल दूंगा। तो लॉग ऑफ ये आ जाएगा Q और इंटू H+ की पावर 2 और पूरे के अपॉन में Q ऑफ H2। तो ये इसको मैं पढ़ लेता हूँ, इस पूरे को पढ़ूंगा M और इसको पढ़ लेता हूँ N। तो हम जानते हैं log M इंटू N होता है log M प्लस log N। तो E = E0 प्लस 0.0591/2 log ऑफ Q/QH2 log M। इसको हम एक ब्रैकेट में पढ़ लेते हैं, प्लस log ऑफ H+ की पावर 2 log N। तो Q और QH2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम रहता है, तो इससे कैंसिल करके 1 log 1 की वैल्यू ये तो हो जाएगा पूरा का पूरा 0। तो अब बचेगा क्या हमारे पास, E = E0 प्लस 0.0591/2
और ये आ जाएगा log h प्लस की पावर 2, log m की पावर n होता है n log m, 2 log ऑफ h प्लस, इस 2 से 2 निकल लो, तो ये हमारा बन जाएगा, आगे बढ़ा देंगे इसको, तो e इज़ इक्वल टू ई नॉट और प्लस 0.0591 log ऑफ h प्लस, ये बच जाएगा। अब ये जो log ऑफ h प्लस है हम इसकी जगह माइनस पी एच कह सकते हैं, तो E इज़ इक्वल टू ई नॉट। अच्छा, हाइड्रोजन के कैलोमल इलेक्ट्रोड का होता है, अगर ये हाइड्रोजन होता तो फिर ये जीरो हो जाता, फिलहाल ई नॉट की वैल्यू जो भी आए प्लस 0.0591 log ऑफ h प्लस की जगह क्या लिख देंगे, पी एच। तो अगर मेरे को इस सेल का ई एम एफ पता हो, ई नॉट पता हो, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, पी एच कैलकुलेट कर लूँगा। और अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए करते हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जाना चाहते हो, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम की पत्ती होती है, प्लेटिनम की वायर सिस्टम से बाहर होती है, इसे हम ग्लास रॉड में बंद करके रख देते हैं और इसमें हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं और ऐसे सॉल्यूशन में डाल देते हैं जो H प्लस आयन दे, जैसे HCl। रिएक्शन पे बात करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। तो EMF निकालेंगे तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ सी डी अपॉन ए बी, एच प्लस की पावर 2। आगे बढ़ जाते हैं। हाइड्रोजन का ई नॉट हमें पता है कितना होता है, 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2। फ्री स्टेट में इसका कंसंट्रेशन मानेंगे 1, तो हम इसको पढ़ लेंगे log ऑफ 1 अपॉन एच प्लस की पावर 2। फ्री स्टेट में हाइड्रोजन या किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन 1 होता है, 1 पढ़ेंगे, तो इसको हम ऐसे पढ़ रहा हूँ एच प्लस की पावर 2 अपॉन H2 जो कि 1 हो गया, और जब मैंने इसको फ्लिप किया तो यहाँ पे साइन बदल गया होगा। तो आगे बढ़ाएंगे इसको, तो E इज़ इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2, और ये आ जाएगा आपका 2 log ऑफ H पॉजिटिव, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और log ऑफ H प्लस हमको पता है कितना होता है, नेगेटिव log ऑफ H प्लस हो जाएगा नेगेटिव पी एच, तो माइनस पी एच लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है फिलहाल, E इक्वल टू माइनस 0.0591 ऑफ पी एच। तो अगर मुझे हाइड्रोजन का EMF पता हो तो मैं वहाँ से क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, पीएच कैलकुलेट किया जा सकता है, या अगर पीएच दिया हो तो EMF कैलकुलेट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था, पीएच 10 है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो EMF निकालो, तो पीएच 10 है तो यहाँ 10 लिख देते, आंसर निकाल लेते, 10, 11, 12, 25 कुछ भी दे दे, सॉल्व किया जा सकता है EMF की वैल्यू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया मुझे लग रहा है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे क्योंकि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन बाकी वीडियो में बता देंगे। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।